बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी जी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज मंडे का दिन है। मोस्टली इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मंडे का दिन बहुत लेज़ी होता है। आज मैं ऐसे आई हूँ, कैमरे पे बैठते ही मेरी टीम मेंबर ने कहा है कि आज लग रहा है कि मिस मंडे है। तो वाकई आज मंडे। आज मुझे उठने में और ऑफिस आने में रास्ता, हालांकि आज स्कूल्स के अंदर छुट्टी है और ट्रैफिक का फ्लो भी खासा कम था, लेकिन मुझे बहुत हिम्मत के साथ ऑफिस आना पड़ा। मोस्टली लोगों का मंडे को हाल होता है और इस वेदर में तो स्पेसिफिकली, लेकिन कोई बात नहीं, मंडे का दिन आप गुजार लें, फिर पूरा वीक आपका ठीक गुजर जाता है। ये मेरा तजर्बा कहता है इतने अरसे का, जो कि पता नहीं कभी किसी के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। ये मेरा अपना तजर्बा है। अच्छा जी, बहुत सारी खबरें आज हमारे पास हैं। अच्छा जी, एक पॉलिटिकल जो हमारे मुल्क के अंदर सिनेरियो है उस पर भी मैं बात करती हूँ रोज़ सुबह। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जी जो एक सियासी जंग है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि हम अपनी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर भी देख रहे हैं, वैसे भी मुल्क के अंदर जो एक माहौल क्रिएट कर दिया गया है या हो गया है। हुकूमत मुज़ाकरात पर रजामंद नज़र नहीं आ रही, तो दूसरी जाने पीटीआई सिविल नाफरमानी के राग अलाप रही है। वज़ीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ साहब है, उन्होंने कहा कि कभी पीटीआई सिविल नाफरमानी की बात करती है, कभी मुज़ाकरात की बात करती है। जो माहौल पीटीआई ने बना दिया है, इसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते हैं। ताहम वज़ीर दिफा ने और इस हवाले से तो स्टेटमेंट दी है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है मुज़ाकराती टीम की तश्कील की बात कर रहे हैं, जिनमें जिससे उनकी जो पहली शर्त है जिसको मंसूब किया गया कि बानी और गिरफ्तार कारकुनान की जो रिहाई है वो होनी चाहिए। पीटीआई के अलावा जेयूआई और पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से खासे नाराज नजर आते हैं। मौलाना फजल रहमान ने मदारस रजिस्ट्रेशन के मामले पर अपने साथ किए गए हुकूमती वादों को हर हाल में पूरा करवाने के हवाले से जो कह लें अपना स्टांस अपनाया हुआ है, मगर हुकूमत जो है जी उनकी शराइत को मुकम्मल तौर पर मानने को तैयार नहीं है और कोई दरमियाना रास्ता ढूंढ रही है। और मैं बार बार कहती हूँ कि मौलाना साहब को नाराज़ करने के मुताबिल इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पिछले कुछ टेन्योर के अंदर जो सियासी अहमियत है मौलाना साहब की, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है जी कि मदारस रजिस्ट्रेशन के मामले पर मौलाना फजल रहमान की बात की कदर है। पार्लियामेंट के इजलास में मसला हल हो जाएगा, एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। ये है जी पॉलिटिकल सिनेरियो। लेकिन इस सारे में जमात इस्लामी के हवाले से भी हम बात करते हैं। बड़ी अहम स्टेक होल्डर है जी, और जमात इस्लामी इस मुल्क के अंदर जो ये सियासी केओस है जिस पे हम बात करते हैं, क्या सोचती है, क्या राय रखती है, क्योंकि उनकी राय, उनका काम बड़े इंपॉर्टेंस का हामिल है। उसामा रजी साहब हमारे साथ मौजूद है, नाइब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। और मैं आज, हम जब आ रहे थे तो हम हमेशा बात कर रहे थे कि जी जमात इस्लामी ने काम के हवाले से तो इनकी कोई इस बारे में दूसरी राय नहीं है कि जी काम करना और उसका नज़र आना। जमात इस्लामी के लोगों से जब हम बात करते हैं तो सिर्फ बातों की हद तक नहीं होता, ऑन ग्राउंड भी हमें नज़र आता है। सर, ये जो अभी हम मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी है या जेयूआई है वो तो एक तरफ, लेकिन इस वक्त हुकूमत और पीटीआई जो कि दोनों जमातें, हम सब जानते हैं कि अहम स्टेक होल्डर एक हुकूमत में और एक अपोजिशन में है, एक केओस की सी सूरत हाल है। कोई बात करना नहीं चाहता, मसाइल का हल नहीं चाहता, एहतजाज, धरने, मार धाड़, इसकी बात ही हो रही है अभी तक तो। अच्छा, देखिए, हुकूमत का तो मसला पहला यह है कि कौन सी हुकूमत, जो सरे आईना है या जो पसे आईना है। तो पीटीआई का तो मौक़िफ़ यही था और बिल्कुल सही था कि बात तो उन्हीं से होनी चाहिए जिनकी मर्ज़ी से सारे काम होते हैं, जिनके पास इख्तियार नहीं है, जो डमी हैं, जो कठपुतली हैं, जो हैं लेकिन नहीं हैं, तो उनसे बात क्या होगी। तो लेकिन उसके बावजूद अगर वो आगे बढ़े हैं और उस पर ये इस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें ख़राब करने की तरफ ही ले जाने का इनका मूड है। और इनके इस बात से खौफज़दा हैं कि अगर कोई अच्छी बातचीत पीटीआई के साथ होती है तो फिर इनका क्या बनेगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि मुल्क का क्या बनेगा। अगर कोई अच्छी बातचीत होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, सियासी इस्तेहकाम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क में सियासी कैदियों को, जो किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा एसेट होते हैं, उसे जुर्म बना दिया है, उन्हें जेलों में डाल दिया है।
और हम इस तरह बात करते हैं कि बस जैसे कोई क्योस, ये थोड़ी है कि कोई एहतजाज हो रहा है। एहतजाज तो एक रिएक्शन होता है, क्योस तो वो है कि जो थीसिस होता है ना सोसाइटी का कि जनाब यहाँ पे इस वक्त बहरान है, माशी बहरान है, समाजी बहरान है, तालीम का बहरान है, इंसाफ का बहरान है, बहरान ही बहरान है। तो ये जो क्योस पूरी सोसाइटी को अपनी लपेट में ले चुका है और आम आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं बची है इस मुल्क में। राइट। उसकी राय की कोई अहमियत नहीं है, उसकी राय डिमोलिश हो जाती है। ये मुल्क हाईजैक हो गया है, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, इस मुल्क में जो है सॉवरेनिटी पार्लियामेंट के पास नहीं है, इस मुल्क में फॉर्म 47 पे हुकूमत चल रही है। ये मुल्क है या इस तरह तो दुकानदारी भी नहीं होती है, पंसारी भी इस तरह दुकान नहीं चलाता जैसे ये मुल्क चला रहे हैं। तो अगर उस पर पब्लिक रिएक्ट करती है तो ये आईनी हक है उनका। भाई रिएक्शन तो आपको वाइट हाउस के सामने नज़र आता है। प्राइम मिनिस्टर जो इंग्लैंड का है उसके घर के बाहर रोज़ एहतजाज होता है। हर हफ्ते जो है यूरोप के तमाम बड़े शहरों में हमास के मसले पे, फ़लस्तीन के मसले पे एहतजाज होता है। कोई वहाँ ये नहीं कहता कि ये खून खराबा कर रहे हैं, ये खराबी पैदा कर रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं, ये धरना दे रहे हैं। भाई ये तो एक सेहतमंद सोसाइटी की निशानी है। अच्छा विराज साहब, तो मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी बात से मैं अग्री कर रही हूँ कि ये एक डेमोक्रेटिक या एक सेहतमंद सोसाइटी की जो आप बात करें, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एहतजाज करने वाले और एहतजाज को हैंडल करने वाले दोनों से सूरत हाल पे काबू नहीं पाया जा रहा। और वही बात है कि सारी सिचुएशन में आप, मैं और ये अवाम सफ़र कर रही है। नहीं तो आप सियासी अमल को आगे बढ़ाएंगे तो लोग सीखेंगे ना। कोई किसी स्कूल से या किसी अलग से कोई इंस्टीट्यूशन में तो कोई उसके इदारे तो नहीं है कि वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और वहाँ पे कोई एक्टिंग सीखेंगे और फिर रोड पे आके एक्टिंग करेंगे। ये तो सोसाइटी का एक प्रोसेस है। आपने जो है तलबा यूनियनें डिमोलिश कर दी, आपने लेबर यूनियंस को डिमोलिश कर दिया, आपने मुल्क का सियासी निज़ाम हाईजैक कर लिया, आप जो है मुल्क में सियासी इर्तिका होने नहीं दे रहे और आप कह रहे हैं लोगों को एहतजाज करने नहीं आता। भाई लोगों को आप एहतजाज करने देंगे तो गाते गाते भी जो है वो आदमी गवैया बन जाता है। तो लोग सियासी अमल का हिस्सा बनते हैं, उसके नतीजे में सियासी तौर पर ट्रेंड होते हैं। तो आप तो ना नई नस्ल को सियासत की तरफ आने देते हैं, ना आप खुद सियासत करना आपका काम नहीं है, आप खुद सियासत करने लगते हैं। तो भाई ये आप कर क्या रहे हैं? और आप अगर कोई रिएक्शन होता है तो आप कहते हैं ये रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? आप जो है वो आपको रिएक्शन बुरा लग रहा है, आप एक्शन देख ही नहीं रहे। तो क्या रजी साहब ये नहीं हो सकता कि अगर हम रिएक्शन और एक्शन से हट के जो एक टॉक है उसकी तरफ भी लाया जाए? देखें, अगर हम पीटीआई की बात कर रहे हैं तो पहले वो हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं थी, फिर बानी पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हम बात नहीं करेंगे। तो ये जो सारी सूरत हाल जो है इसमें किसी को किसी से तो बात करनी है ना। जो सब कुछ कर रहा है वो बात नहीं करेगा, बाकी सब कुछ करेगा। तो मसला तो ये है ना, ये मसला तो एड्रेस ही नहीं हो रहा है इस मुल्क में। और वो कोई ऐसा गलत, तो भाई आप ये मुझे बताइए कि जिसके पास पावर ही नहीं है, जो है कठपुतली के उस पर चल रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि अच्छा, वो कह रहे हैं अच्छा चलो आओ बैठ जाओ हम बात कर लेते हैं, आपसे कर लेते हैं। आ गए ना, तो कह रहे हैं हम तो बात नहीं करेंगे आपसे। इसका मतलब है कि आप पहले भी खेल रहे थे, आप अभी भी खेल रहे हैं, और आप मुल्क के साथ खेल रहे हैं, आप आवाम के साथ खेल रहे हैं, आप खिलवाड़ कर रहे हैं इस मुल्क में। आप जो है इस मुल्क के मुफादात से आपको कोई गरज ही नहीं है, आपको इस मुल्क की सलामती अजीज नहीं है। इस मुल्क की सलामती सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी हुई है। कैसे आएगा सर वो सियासी इस्तेहकाम? सियासी अमल से आएगा, सियासी आज़ादी से आएगा। वो कोई कहीं किसी फैक्ट्री में थोड़ी मैन्युफैक्चर होगा। लेकिन सियासतदान भी वही है, चेहरे भी वही है, बातें भी वही है, साइकिल भी वही है और वही रिपीट हो रहा है। कैसे आएगा इस्तेहकाम? क्योंकि बात करना कोई चाहता नहीं है, एहतजाज कोई करने नहीं देता। जी बहुत आसान तरीका है। आइन के अंदर हर चीज़ लिखी हुई है, आइन में सबकी हुदूद तय हैं। आइन, इस मुल्क में आइन को जो है कागज़ का टुकड़ा जो है वो एक हकीर सा कागज़ का टुकड़ा नहीं समझें। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें, दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता कौमें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं। अगर आप आइन को पामाल करेंगे, आप जो है वो डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे मुल्क को और आवाम को, तो ये मुल्क इसलिए तो नहीं बना है। आपको मालूम है आज 16 दिसंबर है, क्या हुआ? जब आपने आवाम की राय को डिमोलिश किया तो उसके नतीजे में अक्सरियत अक़लियत से अलग हो गई। दुनिया में कहीं सुना है? अक्सरियत ने लात मार दी, इसलिए कि वो एक फ्यूडल सोसाइटी में एक जो है वो एक ऐसी सोसाइटी के लोग नहीं थे कि जहाँ पे उन्हें कोई डिक्टेट करता था।
वो एक बहुत ही हाईली पोलिटिसाइज सोसाइटी है, जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, जो आज बांग्लादेश है। उन्होंने उस पार्टी को उठा के फेंक दिया जिसने बांग्लादेश बनाया था। आप सोचें वो कितने पॉलिटिकली कितने मैच्योर लोग हैं, वो कितना बड़ा एसेट था पाकिस्तान का, और उसको आपने जो है वो अलग कर दिया और उसका सब कुछ तबाह कर दिया। और मलाल भी नहीं, माथे पे बल नहीं है, आप तोपों की सलामी दे रहे हैं उसके मुजरिमों को। ये मुल्क है भाई, क्या बना दिया अपने मुल्क को। अच्छा, अब रईस साहब जैसे हम बात भी कर रहे हैं, चूँकि मैं आप जमात इस्लामी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जाहिर है ये जो स्टेक होल्डर्स जमाते हैं, इनमें से अगर आपके मुताबिक, जैसे आपने अभी ख़ुद भी कहा कि पॉलिटिकल मेचोरिटी नहीं आएगी और चीज़ों को हम उस तरह से हैंडल नहीं करेंगे, तो ये मज़ीद मामलात ख़राब ही होंगे। क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी हुकूमत अपने स्टांस पे कायम है और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो ख़ुद जिस तरह से आकर वोकल हो रही है बहुत सारे मामलात में, वो उनकी पार्टी के लिए, उनके मौक़िफ़ के लिए या उनके सपोर्टर्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हर जमात को अपना कहीं ना कहीं रोल अदा करना है और जमात इस्लामी उसमें एक अहम स्टेक होल्डर है। व्हाट डू यू थिंक कि आप लोग क्या इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं हुकूमती सतह के ऊपर, जिस तरह से आपकी अगर प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है या दीगर लोगों से बात हुई है? देखें, हमारे ज़िम्मे अगर कोई सियासी अमल को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी हमसे रब्ता करेगा तो हमारा बहुत पॉजिटिव इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। और जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है जो ब्रिज कर सकती है चीज़ों को। जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है कि जो इस मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा कमिटेड अगर कोई इंस्टीट्यूशन है ना, तो वो जमात इस्लामी के अलावा कोई नहीं है। आपको मालूम है 90,000 फ़ौजों ने हथियार डाल दिया था, जमात इस्लामी ने हथियार नहीं डाला था, वहाँ पर दिफाए वतन की जंग लड़ी थी। तो हमसे ज़्यादा कमिटेड कोई नहीं है। तो अगर कोई ब्रिज की कोई ज़रूरत महसूस करेगा, अव्वलन तो मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिज की ज़रूरत है। भाई सीधी सी बात है ना, वो कह रहे थे कि आप तो डमीज़ हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नहीं, डमीज़ से बात करो तो कुछ बात आगे बढ़ेगी, तो कह रहे हैं चलें बैठ के बात कर लेते हैं। तो ये बराह रास्त क्यों नहीं बैठ जाते? ये सियासी लोग हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ये सियासी लोग नहीं हैं। अगर सियासी होते तो बात करते। इनके मुफादात कुछ और हैं, ये चीज़ों को किसी और डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। इन्हें डर है कि ये आवाम की राय से नहीं बैठे हैं, आवाम की राय कुछ और है, हुकूमत कुछ और है। तो इन्हें डर ये है कि अगर कोई बातचीत का अमल आगे बढ़ा तो इनका क्या बनेगा। तो उन्हें अपनी परफॉर्मेंस पे एतबार नहीं है जो वो कर रहे हैं उनके मुताबिक? परफॉर्मेंस तो वो उसकी होगी ना कि जिसकी कोई अपनी कोई स्टैंडिंग होगी। ये जो आप ये देखें ना कि किसी भी वक्त यहाँ इस मुल्क में एक ऐसी सियासत कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अलग खड़ी हो जाती है, हुकूमत में 100% हैं, वो कहते हैं कि हम तो नहीं है। हाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तो ये कह दिया है, आंखों में धूल झोंकना कोई मतलब यहाँ सीखे लोगों से। उन्होंने कहा हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है और हम आइंदा भी नहीं होंगे। ये यूसुफ लेकिन हम रज़ा प्रेसिडेंट भी होंगे, हम बकिया सब कुछ भी होंगे, हम तरामीम भी करवाएंगे। वो कहते हैं जो हमारा तहरीरी मुआहदा है हम उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, बाकी चीजें जिम्मत वोश ये नूरा कुश्ती, ये अजीब अल्फाज अपने मफाहिम से बिल्कुल जो है वो हो गए, हथियार डाल दिए अल्फाज ने पाकिस्तान में। यहाँ जो कुछ हो रहा है अल्फाज ख़त्म हो गए कि उनको उस तरह से डिफ़ाइन किया जाए। तो यहाँ पे तो ये सूरत हाल है। इसलिए मुल्क, देखिए अब एक चीज़ तो और वाज़ेह हो रही है ना कि ये मुल्क के माशी क्राइसिस को, ये मुल्क के जो सियासी क्राइसिस है, जो मुल्क में आवाम की जो सूरत हाल है, उनकी जो महरूमियाँ हैं, वो उसको एड्रेस नहीं कर रहा है। ये मुल्क को खाली टैक्सेस का बोझ लाद लाद के ये मुल्क को चलाना चाहते हैं। यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ लगाना, मुल्क के अंदर सनती तरक्की हो, मुल्क में तालीम का ग्राफ ऊपर जाए, मुल्क में लोग रहना चाहें, नौजवान यहाँ पढ़ के मुल्क की खिदमत, यहाँ कोई ऐसा सिस्टम अभी इवॉल्व नहीं हो रहा है। और ये उसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं। तो इनको तो इसका जवाब देना पड़ेगा आवाम को। आवाम जवाब मांगती है क्या? आवाम इस वक्त, आप भी चूँकि सियासतदान हैं, आपको भी पता होगा, आप भी अपने हलकों में जाते होंगे, आपको भी अंदाज़ा होता होगा कि आवाम कितनी फ्रस्ट्रेटेड, कितनी जो कह लें मुश्किल के अंदर है। इवन हम अपने इर्द गिर्द देख लें, हम अच्छे खासे लोग जो बेचारे
एक अच्छे खुशहाल घरानों में आते थे वो भी अब सफ़र कर रहे हैं, और उनके लिए चैलेंजेस, मौशी सूरत हाल इतनी वर्स्ट से वर्स्ट हो रही है। और हमारे यहाँ ये परसेप्शन बिल्ड किया जाता है कि जी माशी इशारे बेहतर हो गए हैं, मुल्क में तरक्की हो गई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। वो कहाँ है? क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द जितने लोगों से पूछें उनको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी कोई माशी इशारे से फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें ये पता है कि घर में दाल महंगी है, रोटी महंगी है, आटा महंगा है। तो ये तो अवाम में जब आप जाते हैं तो क्या अवाम जवाब मांगती है इन सियासतदानों से? नहीं, मसला सियासतदानों का है नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की 78 साल की तारीख़ में इस वक्त मैच्योरिटी के जिस लेवल पर हैं, पाकिस्तान में 78-80 साल में पाकिस्तान के अवाम इस लेवल पर नहीं थे जितने इस वक्त। Absolutely, I agree. और पाकिस्तान के अवाम हालात का मज़ा भी चख रहे हैं और उसके ज़िम्मेदारों को समझ भी रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने 8 फरवरी को, ग़ालिबन 8 फरवरी का ही दिन था, जो उन्होंने बहुत ही पीसफुल अपनी राय का इजहार किया है, उसका एहतराम होना चाहिए। उन्होंने बहुत पुरअमन तरीक़े से, जमहूरी तरीक़े से, सियासी तरीक़े से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया कि हम किसको ज़िम्मेदार समझते हैं, अपनी राय का इजहार भी किया कि हम इस मुल्क को आगे किस तरह बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उसकी तज़हीक की गई है, जिस तरह से उसको जो है उठाकर फेंका गया है, ये तो इतना बड़ा जुर्म है कि इस जुर्म की वजह से आपका मुल्क टूट चुका है, आपका एक बाजू आपसे अलग हो गया है, आपने सब कुछ तबाह कर दिया है और आप अभी तक उसी खेल को खेले चले जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वह मलबा किसी और पर डाल दें। सूरत हाल ये है कि आपके मीडिया को कोई पूछ नहीं रहा। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पीटीवी बन गया है। तो ये सूरत हाल हो गई है ना मुल्क की। लोग मामूली से मामूली इलाज के लिए, आपको मालूम है कि एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। इज्तिमाई खुदकशी का सुना था? कोई एक आदमी मायूस होकर खुदकशी करता था ना। अब तो बम अहलो अयाल अवाम खुदकशी करने की तरफ जा रहे हैं। लखपति होते थे पहले, तो लखपति आदमी अब मिडिल क्लास में भी बड़ी मुश्किल से आ रहा है, लोअर मिडिल क्लास में चला गया है। और अब बेसिक नेसेसिटीज के लिए लोग यहाँ पे स्ट्रगल करें, जो कभी आपकी जिंदगी में लग्जरी के तौर पे आप कभी डाइन आउट करते थे, लोग जाते थे, अब वो अपने घर में राशन डलवाने के लिए बेचारे परेशान है। थैंक यू वेरी मच रज़ी, बहुत शुक्रिया। उसामा रज़ी, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। कुछ क्रिकेट की सूरत हाल पे बात करेंगे। आपको पता है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 3 T20 मैचेस की सीरीज़ थी, जिसमें तीसरा मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने 2-0 की बढ़तरी हासिल करके जो सीरीज़ है वो अपने नाम कर ली है। अब कल से जी दोनों टीम्स के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ का आगाज़ होगा। और क्या पाकिस्तानी टीम इस वनडे सीरीज़ में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाएगी या नहीं, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हमने T20 मैचेस की जो सीरीज़ देखी है, इसमें पहले 2 मैचेस, जो कि तीसरा मैच हम जहाँ कह रहे हैं बारिश की नज़र हो गया, लेकिन उससे पहले 2 मैचेस के अंदर पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो बड़ी चैलेंजेस से 2-4 रही। और दूसरी जानिब कल इम्पॉर्टेंट खबरें आई जी। 3 हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह दिया, जिसमें मोहम्मद इरफान, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम शामिल हैं जी। पहले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की जानिब से ऐलान किया गया, फिर कल मोहम्मद इरफान ने भी ये कह दिया कि जी वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान किया। इन खिलाड़ियों के जाने से जी क्या होगा, टीम के मुस्तकबिल पे कुछ ऐसे असरात होंगे क्या, इनकी टीमें जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट करेगी ना होने से। और इसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से भी जी कुछ अहम खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारत के क्रिकेट बोर्ड के दरमियान इस टूर्नामेंट के मुतालिक तमाम मामला तय हो गए हैं। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी? अभी तक ये कहा जा रहा है कि जी चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी, और जिसमें मैचेस पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे, लेकिन अभी तक इस हवाले से बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया गया। सिर्फ खबरें हैं जो अभी तक गर्दिश कर रही हैं। राजा असद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। इनको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। वेरी गुड मॉर्निंग।
थैंक यू, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। अच्छा, ये जो हम क्रिकेट पे साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, हमें पता था जब ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है कि पाकिस्तानी टीम स्ट्रगल करेगी, पर हमें इतना नहीं पता था कि 2 मैचेस में इतना स्ट्रगल करेगी और तीसरा मैच बारिश की नज़र हो गया। अब वनडे मैचेस में हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें जी? वनडे मैचेस में वो कहते हैं कमिंग इंसिडेंट कास्ट ए शेडो बिफोर। तो जो आपने सीरीज़ देखी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, हम वहाँ पे ओडीआई जीत गए, वी लॉस्ट 1, T20 में हमारा बुरा हशर हुआ, और फिर जिम्बाब्वे में भी हम T20 भी हारे और वनडे का भी एक मैच हारे, जो कि नहीं हारने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक। हमें चैलेंजेस इंटरनल ज़्यादा हैं। एक तो ना कि आपकी टीम में एक जौहर है, एक टैलेंट है, आपका एक दबदबा है, वो तो ख़त्म हो चुका है। उसके वेरियस रीजंस हैं। हमारी जो बैटिंग की जो एक वीकनेस है वो शुरू से ही है। जब से हमने बड़े बड़े मैदान सर किए, 54 में, 52 में हमने, जो 54 में हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था, वो तगड़ी तरीन टीम थी जिसने इंग्लैंड की 20 साल बाद एशेज़ जीती थी। फिर 52 में लाहौर के कॉलेज के लड़कों ने लखनऊ में हिंदुस्तान को टेस्ट मैच में हरा दिया था, एक तरफा कार्रवाई हुई थी। तो लेकिन उस वक्त भी हमारे बैटिंग के इश्यूज से अब भी चल रहे हैं। उसका वजह हमारा कल्चर है। कल्चर क्या है? मार दो, फटे चुक दो, मत्थे रंग दो, इस किस्म के डायलॉग हैं। ये प्लेयर्स हमारे इस किस्म के हैं। और फिर हमारे यहाँ पे डेवोल्यूशन तो है नहीं है, सारी पावर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कन्वर्ज हैं। अगर आप इनके आजू बाजू में चले जाएं, चाहे आप ट्रैवल वास्टली, तो वहाँ पर निचली एसोसिएशन बड़ी तगड़ी हैं। वहाँ पर प्लेयर्स के साथ लोकल एसोसिएशन के लोगों ने उनको बचपन में देखा होता है। यहाँ पर एक थ्रिल होता है क्रिकेट बोर्ड के लिए कि हो ये बाबर आजम, हो जी वो चेयरमैन साहब बड़े खुश होते हैं देख के, मिलकर, हो जी ये तो मेरा एक ड्रीम था कि आई वुड बी द चेयरमैन, आई विल टॉक 1 by 1 टू शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम। तो वो थ्रिल की वजह से ये फिर एक इनकी न्यूसेंस बन जाती है। फिर ये एक वो पावर, प्लेयर्स पावर बन जाती है। ये मानते नहीं किसी की बात। अब आप देख लें, हमें लीडरशिप के सबसे बड़े इश्यूज हैं। इतनी फाश गलतियां की हैं रिजवान ने एट टाइम्स, बॉलिंग चेंजेस के हवाले से, बैटिंग ऑर्डर के हवाले से, हमें मैच वो कॉस्ट कर गए। एक चीज़ है, यू आर सिंपली नॉट गुड एनफ, ये बात भी ज़हन में रखें। ऑन सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट आप वर्ल्ड क्लास टीम नहीं बन सकते, वो कंसिस्टेंसी नहीं ले सकते जो कि इंडियंस को है, या टू एन एक्सटेंड अब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड को है। हम डिज़र्व नहीं करते थे कि हम 6-7 नंबर पर टामक टोइयाँ मार रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल ऐसी है जिसमें बड़ी संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपने भी ओडीआई की सीरीज़ की बात की, अब्दुल्ला शफीक आ गए हैं और ज़ाहिर है कि वो नसीम शाह आ गए हैं। कोई ऐसी और नोटेबल ओमिशन या कमीशन नहीं है, वही ओल्ड फ्रेंड्स हैं जो अब इस कल हम देखेंगे पाल में आमने सामने होंगे अगेंस्ट माइटी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आपको बता दूं कि वहाँ पर मैंने वास्टली ट्रैवल ट्वाइस आई वेंट देयर, लंबे लंबे दौरे किए हैं, कि वहाँ पर जो वाइट बॉल का कल्चर है ना, कल्चर बड़ा पहले का है। वो मुय्यदीन में से हैं, फाउंडर्स में से हैं T20 और क्विक क्रिकेट के। और फिर उनकी फिज़िकली आप देख लें, वहाँ पर का जो एक गोरा कल्चर है, जो 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, दे आर मिक्स ब्रीड ऑफ डच एंड जर्मन्स। वो तगड़े हैं, बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा तगड़ा है। वो ऐसे करते हैं कवर पर छक्का हो जाता है, वो ऐसे करते हैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर छक्का हो जाता है। हमारे अजीब बेताकते किस्म के हैं, लगता है अनामिक माओं की औलादें हैं ये। इनमें वो सख्त डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन नहीं है जो कि इस किस्म की क्रिकेट में चाहिए होती है। क्विक क्रिकेट में जल्दी फैसले करने होते हैं। फिर ये क्रिकेट माइंड में खेली जाती है, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट आप वर्ल्ड क्लास नहीं बन सकते। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जो हमें दरपेश हैं। दूसरी बात ये है कि आप अगर ये मॉडर्न डे क्रिकेट में देखें ना, हमारे प्लेयर्स वो वज़न उठाने के काबिल नहीं हैं। ये मार्केटिंग नहीं कर सकते, लेन देन नहीं कर सकते। लेकिन ये बिल्कुल पंजाबी का एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता, घबराए हुए हैं कि किधर जाना किधर नहीं जाना। मुल्क के लिए डेडिकेशन या पैट्रियोटिज्म क्या है, मुल्क के लिए खेलना कैसे। इतने लोग वहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनमें ये चीज़ पहली जमात से डाल दी जाती है कि व्हाट इज़ कंट्री, व्हाट इज़ योर टीम, व्हाट इज़ योर स्टेट। और आपने प्रोविंस के लिए खेलना है या अपनी सिटी के लिए खेलना है, तो आपका सिंसियरिटी और पर्पस किस लेवल का होना चाहिए। राशिद, ये जब खेलते हैं, और हमने देखा है कि हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, जब वो आते हैं तो वो इसी डिटर्मिनेशन और इसी पेट्रियोटिज्म से आते हैं, जैसे हम जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हम मुल्क के लिए खेल रहे हैं। ज़ाहिर है एक बंदा टीम में आ रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन उसको लेकर चलना और बेहतर अंदाज में लेकर चलना, ये आर्ट है। और ये आर्ट आपको लगता है कि उनको सिखानी भी पड़ेगी विद टाइम, और ये इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में हकायक इससे मुख्तलिफ हैं। अच्छा, गुर्बत एहसास से लताफत मटा देती है। ये आते हैं फ्रॉम द मॉडर्स्ट बैकग्राउंड, यू नो। इनके लिए जो पास्ट ग्लोरी है या एक ब्राइट फ्यूचर है, वो इतना अहमियत नहीं रखता, इतना
अहद हाजिर रखता है, और अहद हाजिर में ये समझते सब कुछ यही है, पैसा है, बंगला है, महंगी गाड़ी है। वो इनको कोई सिखलाने वाला नहीं है कि भाई मुल्क के लिए खेलना होता है। एक इंग्लैंड के क्रिकेटर थे जॉन रैडिच, ही वाज हिट अ बॉल फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, ही collapsed ऑन द विकेट, ही वाज अनकॉन्शियस, ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल। जब डॉक्टर उनके ऊपर कन्वर्ज हुए थे, आफ्टर 24 आवर्स उनको होश आई, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किधर है, मेरा बटवा किधर है, उन्होंने कहा व्हाट्स हैपेंड टू मी, मैं विकेट पे तो नहीं गिर गया था, क्या इंग्लैंड हार तो नहीं गया, उसको फॉलो ऑन तो नहीं हो गया। तो ये इनको बताना चाहिए, नहीं बताते। मैं लाहौर का सेक्रेटरी और चीफ सेलेक्टर भी रहा हूँ, मैं ये बताते लेकिन ये इनकरेजिबल माइंड सेट के साथ मैदान में उतरते। इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए ताकि एक जो शौक है आफ्टर बड़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट में पाकिस्तानियों को ना हासिल हो। हमने रिवर्स खेल लगाया। वो आप एक और चीज़ देख लें, लिटरेसी रेट देख लें क्या है टीम का। क्रिकेट इज़ प्लेड इन द माइंड। अब वो लिटरेसी रेट जो है वो इतना बुरा है कि ये अपना 100 भी किया होगा ना, 6 आउट भी किए होंगे। जब वो इनसे कमेंटेटर पूछेगा कि ये अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए तो उन्होंने इतने इंस्ट्रक्टर रखे थे, इंग्लिश के टीचर रखे थे पीसीबी के अंदर, भारी भारी सैलरीज के ऊपर जी कि हमारे प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी। किधर गए वो? लाख तोते को पढ़ाया पर वो हेवा ही रहा। मैं आपको बता दूं, ये इस तरह सीखने वाली बात है जो एक घर से माहौल लेकर आते हैं ना, जो भाईजान और अंकल बताते हैं, जो अब्बा जान बताते हैं। अच्छा, इनके अब्बा जान भी ग्रीडी हैं, उनके बारे में भी खबरें आती हैं, वो भी मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। अजीब ही बात है। देखिए, ये जो फेम को और वेल्थ को संभालना ना, ये भी एक काम रखता है। इसमें मेरे ख्याल में क्लब और एसोसिएशंस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा इस चीज़ के हक में रहा हूँ कि एसोसिएशन को एम्पावरमेंट दें। जैसे लाहौर की क्रिकेट जो है उसकी इतनी शानदार हिस्ट्री, उसने मुझे उन्होंने बुलाया हुआ था, मैं गया था। बड़ा अच्छा स्टेडियम उनका पवेलियन बन गया, बड़े अच्छे वॉशरूम्स हैं, ड्रेसिंग रूम इज़ वंडरफुल। लेकिन ये सूरत हाल अब ऐसी है कि सब कुछ जैसे मैंने पहले बताया ना, वो सेंट्रलाइज है। जब तक आप देख लें ना, ये आजू बाजू में आप ये जो मोहाली में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का सदर दफ्तर है, वहाँ पे इस तरह के हॉल्स हैं, और आप जैसी वहाँ पे ऑफिशियल्स होंगे, पढ़ी लिखी, प्रेजेंटेबल, पर्सोनेबल, वेल एजुकेटेड, जिससे हम कहते हैं बाय ऑल मीन, तो वहाँ उन्होंने अपने इदारों को बड़ा मजबूत किया। जैसे बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन है, उसका खरबों का अरबों का बजट है। हमारे यहाँ पे जब मैं ट्रेजरर था तो मैंने छोड़ा 2000 रुपये थे लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के पास, जो कि 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। टैलेंट, अब ये हम बात, इसमें कोई शक नहीं कि टैलेंट है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिंपली अ फिजिकल टैलेंट यू कैन बी अ वर्ल्ड बीटर, नॉट एट ऑल। इससे बड़ी चीज़ें और चाहिए। और ये जो कचोके लगते हैं ना, देखें जब अभी मैं आपके पोलिटिकल प्रोग्राम देख रहा था, देखें जब पाकिस्तान बना था ना, तो सबसे ज़्यादा खुशियाँ किसने दी थी? लोग लुटे हुए थे, मॉरली फाइनेंशियली बिल्कुल डाउन ट्रॉडन थे। खुशी किसने दी? क्रिकेट ने। खुशी किसने दी? स्कॉश ने। खुशी किसने दी? हॉकी ने। ये स्पोर्ट्स देता है। अगर हम अभी आप देख लेना, अब जो इस वक्त सूरत हाल, अभी आपने ICC का जिक्र किया, जो कुछ बेहतर सूरत हाल है, इससे कौम एलिवेट फील कर रही है कि कम अज़ कम एक बंदा खलो गया है, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने खड़े होकर बताया कि जी ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। ज़का अशरफ साहब, मैं नहीं कहता कि वो कोई बुरे आदमी थे, लेकिन उनको इन चीज़ों की सुध-बुध नहीं थी, वो गलत फैसले खुद ही करते रहे। राजिब बिनी या विवेक शुक्ला आए हैं तो उनको खुद लेने के लिए चले गए वहाँ पे बॉर्डर पे, फिर गवर्नर हाउस में एक बड़ी अच्छी दावत का दी। बड़ी अच्छी बात है, चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन यह है कि आपको ये 2 वे ट्रैफिक है, ये इसको इस तरह चलना चाहिए। जो मेरा बात करने का मकसद है वो ये है कि जो क्रिकेट है दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। इसलिए वो जो नरेंद्र मोदी है वो इसको इस्तेमाल कर रहा है एज ए पोलिटिकल टूल, तो हमें इस सिलसिले में बड़ा होशियार और चौकस होना चाहिए। ये सारी ऐसी बातें हैं, ये हमारे इदारे को अब समझ जानी चाहिए। अब इसमें हो क्या रहा है? अब क्या हुआ? मेरे अपनी ये प्रजम्पशन है, मैं सलमान नसीर को नहीं जानता हूँ, इस चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वाज एंड नाउ इज एडवाइजर टू द चेयरमैन, कि जनाब इनसे लिखत पढ़त कर लें कि क्या रीजंस है कि आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते। अब वहाँ पर वो फंस गए, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई में भी थोड़े से ना, पंजाबी में कहते हैं, माठे रहे हैं। अब वहाँ पर ये है कि अब ये जो ICC के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं ना, इंडिया का सारा मीडिया झूठ बोल रहा है 100%, और तो काउंटर नहीं हम कर रहे। हाँ, इसमें जो इस वक्त जो खबरें आ रही हैं बहुत बड़ी हौसला अफजा हैं। लेट्स होप कि इस फोरम पर, यानी कि होस्टिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025, वी विल हैड अ गुड न्यूज़। नॉट, हम ये नहीं कह सकते हमको वहाँ पर उसको कप को जीतने के लिए जा रहे हैं ना, ऐसी हमें उम्मीदें दिलानी चाहिए नेशन को, बट स्टिल दैट इज गुड गोइंग एज फार एज ICC चैंपियंस ट्रॉफी इज कंसर्न। अभी जो आप साउथ अफ्रीका का जिक्र कर रहे हैं, अब साउथ अफ्रीका की एक और आपको बात बता दूँ कि एक्सक्लूसिवली वहाँ पर T20 का, अगरचे वो शुरू में इंग्लैंड ने इसको इंट्रोडक्शन था, अब मुझे याद है
कि 2005 में मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, तो उस वक्त मरहूम जो चेयरमैन थे पीसीबी के शहरियार रहमान खान, वो रेडियो पाकिस्तान की कमेंट्री बॉक्स में आए। तो मैंने कहा T20 में लोग बड़ी दिलचस्पी लेने कहते नो दिस इजंट अ प्रॉपर क्रिकेट, ये क्या है, कोई क्रिकेट ही नहीं है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये हालात है। फिर उसके बाद एक यहाँ पे फाइनल हुआ, उसमें कोई 50,000 40,000 लोग आ गए, तो फिर ये T20 का दौर शुरू हुआ। लेकिन उस वक्त साउथ अफ्रीका में T20 क्रिकेट जो अरूज पर थी, उन्होंने उसको इतना ऑर्गेनाइज किया, इतनी नोवेल्टी कौन किया हुआ था। अच्छा, अब ये चैंपियंस ट्रॉफी का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी टीम की बात करूंगी। मानने चले जो भी अच्छी खबर आएगी वो ऑप्टिमिस्टिक के अल्लाह करे कि हम जिस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ अच्छी खबरें हो। पाकिस्तानी टीम जो इस पर कॉम्बिनेशन है, ज़ाहिर है एक बड़ा इवेंट है जिसको हम होस्ट कर रहे हैं, और होस्ट के ऊपर इट्सेल्फ बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। होम ग्राउंड पे लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं। डू यू थिंक कि हमारी टीम रेडी है? रेडी, एक देखें होम कंडीशन का कुछ फ़ायदा होता है, टीम में बहुत तगड़ी है, और ये 8 टीमें, ये कोई 12 टीमें नहीं है, 8 वो हैं जो टॉप रैंकिंग टीम थी 8 साल पहले, वो क्वालिफाई करके आई हुई हैं। हमें होम कंडीशंस का फ़ायदा होगा। और फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वी आर स्ट्रगलिंग विद, हमारे जो जिन पर तकिया था ना वो पत्ते हवा देने लगे वाली बात है। जैसे अब बाबर आजम इज़ कंटिन्यूसली नॉट परफॉर्मिंग, उनके बारे में क्वेश्चन मार्क है कि अब 50 ओवर्स का ही पता नहीं वो क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इवेंट पाकिस्तान में होगा, हमें क्राउड की सपोर्ट हासिल होगी, लोकल कंडीशंस जो हैं वो हमें सपोर्ट करती हैं। और फिर उसके बाद ये है कि अब इसमें एक और चैलेंजेस हैं, जैसे आपने शाहीन शाह अफरीदी का भी जिक्र किया, वो बिल्कुल आउट ऑफ टच हैं। आपकी बॉलिंग रिसोर्सेज हैं वो भी अब एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, कभी अर्श पे होते हैं, कभी फर्श पे होते हैं, तो ये बात ठीक नहीं करके हम इन कंसिस्टेंसी में बड़े कंसिस्टेंट हैं, तो इसमें हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप उम्मीदें नहीं दिला सकते। अभी आप देखें ना, ये आपने लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि अभी आपने पाल का जिक्र किया, जहाँ पर अभी ODI सीरीज शुरू हो रही है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्ट करेगी जो कमिंग इवेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी क्या होने वाला है। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन रिगार्डिंग वो 3, मैं तो स्टूजीज ही कहूँगा, नॉट माइनस मोहम्मद आमिर इरफान। मोहम्मद आमिर जो हैं ये अजीब शख्सियत हैं। ये 26 साल की उम्र में कहते हैं मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, मैं T20 खेलूंगा, यानी पाकिस्तान से खेलने से इनकारी, यानी काम करने से इनकारी। अब अमाद वसीम की बात सुन लें। अमाद वॉज एक्सलेंट क्रिकेटर। मैंने 2016 में इनको पहली मरतबा गौर से इंग्लैंड में खेलते हुए देखा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सर्व करेंगे, लेकिन नहीं, वो भी मौजे ज़माना की नज़र हो गया। रहा सवाल इरफान का, इरफान की ज़ाहिर है कि एज इज कैचिंग अप, वो उनका एक नेचुरल एक बनता था कि वो रिटायर हो जाए। तो इनके जाने से किसी को ये मोहम्मद कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। राजा असद अली खान हमारे साथ मौजूद थे जी, क्रिकेट के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आपको पता है एज यूजुअल हमारे पास सेट पे आज बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ फील्ड से हैं और अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन आज हमारे किचन में भी कुछ मज़ेदार बन रहा है, उसके अलावा हम न्यूट्रिशन पे भी बात करेंगे और एक ज़बरदस्त सी आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आर्टिस्ट का तारुफ करवाना चाहूँगी जी। इनके हवाले से हमने एक पिछले दिनों एक एग्जीबिशन में रिपोर्ट भी चलाई थी, इनके आर्ट के हवाले से बात भी की थी। मरियम अदरीस सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक आर्टिस्ट हैं, और एक आर्टिस्ट के फ़न को एक्सप्लेन करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी जो इतनी एफ़र्ट, इतनी सारी मेहनत, इतना ज़्यादा आइडियाज़ उसके अंदर होते हैं, तो वो अपनी आर्ट को बेहतर तौर पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो इनकी और क्या क्या स्पेशलिटी है, किस तरह की आर्ट करती हैं और इनकी एग्जिबिशंस कैसे होने वाली हैं। और अभी मुझे पता लगा है कि इनकी सैटरडे को एक सोलो एग्जिबिशन भी है जो कि वाटर कलर्स के ऊपर बेस्ड है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। मरियम हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई। और इनके आर्ट पीसेस जी आप हमारे सेट के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे देख सकते हैं, और इस हवाले से रेजिलिएंट ब्लू के थीम के ऊपर इनकी आर्ट है सारी, इस पर हम ज़रा डिस्कशन भी करते हैं। लेकिन उससे पहले अपने दीगर मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं जी। आज हमारे साथ आयशा खालिद मौजूद हैं, प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आज हम मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि जो डाइट हम खाते हैं
या जिसका इस्तेमाल करते हैं, क्या उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशनल जो वैल्यू जिसको हम कहते हैं वो मौजूद होती है, क्या हमें इस बात की रियलाइजेशन होती है। और एक रिपोर्ट भी है जिस पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उसको एज ए रेफरेंस हम इस्तेमाल करेंगे कि जो हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मैल न्यूट्रिशन बच्चे हैं, माएँ हैं जो ज़ाहिर प्रेगनेंसी के पूरे फेज से गुजरती हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आते हैं डाइट की कमी की वजह से। उस पर बात करेंगे। आयशा को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा से बात करेंगे और किचन का रुख करेंगे। आज हमारे साथ जी शेफ़ खलील मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शेफ़ हैं। आप इनको यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं, ये अपना चैनल भी रन करते हैं। सर्टिफाइड शेफ़ हैं 2005 से। ये प्रोफेशनली इन्होंने इसकी तरबियत के बाद इसको परसू करें, मुख्तलिफ जाने माने रेस्टोरेंट्स के अंदर ये काम भी कर चुके हैं और इससे पहले ये सीख भी चुके हैं मुख्तलिफ बेस्ट इंस्टीट्यूट से। इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बन रहा है आज आपके किचन में? मैं चिकन स्टेक बना रहा हूँ। ये बेसिकली ये चिकन स्टेक जो है ये बीफ की है, लेकिन इसको मैं चिकन में बनाऊंगा। चिकन में बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बीफ नहीं खाते। इसके लिए थोड़ा सा हमें आइडिया दे दें कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और फिर आप अपना काम कंटिन्यू रखिएगा। जी जी मैम जी। इसकी मैंने चिकन की मैंने मैरिनेशन कर ली। इसके लिए कम से कम आधा घंटा ज़रूरी है। इसके लिए मैंने इसकी पहले मैरिनेशन कर ली। उसके अलावा इसमें हम वेजिटेबल सोते वेजिटेबल यूज़ करेंगे। इसको भी मैंने ब्रांच करके रख लिया कि टाइम की हमारी की बचत की वजह से इसको मैंने तैयार कर लिया। उसके अलावा ये जो हमारी चीज़ें हैं वो मैंने अपनी सारी प्रेप कर ली है। ठीक है। और ये थोड़ी सॉस भी आप इसमें ऐड करेंगे? जी, सॉस बेसिकली जो सॉस है वो स्टॉक से बनती है, उसके 4 से 5 घंटे उसके ऊपर लगते हैं। अच्छा। लेकिन टाइम की शॉर्ट की वजह से इसको मैं डेमी ग्लेस इसको मैं यूज़ करूँगा। ये मैंने तैयार कर। फिर हम इसकी रेसिपी आपसे पूछेंगे, आप अपना काम जारी रखिए और अपने दीगर मेहमानों से हम बात करते हैं। मरियम, अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो आर्ट है बेसिकली इसका जो आपको कब रियलाइजेशन हुई कि आप एक आर्टिस्ट हैं और आपने ये सीखना है, पढ़ना है और इसको कंटिन्यू करना है? एक्चुअली जब शुरू से ही ना मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और प्लस ये कि मैं जो काम करती थी विजुलाइज बहुत अच्छा कर लेती थी मैं। तो वो करते करते फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग करते करते उसमें प्रैक्टिस करते स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से फिर फाइन आर्ट्स में ही मैंने किया सारा। और फिर जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो मेरी सारी जो है ग्राफिक डिज़ाइन में थी और एमफिल भी इसी में ही था। तो फिर मैंने आगे से इसको काम को मैं 6-7 साल से ये काम कर रही हूँ। वाटर कलर पेंटिंग बेसिकली मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ। जो अभी रिसेंटली मेरी एग्जीबिशन भी है, सोलो एग्जीबिशन, और ये काम जो है ये मैंने सोलो ग्रुप शो किया था रेजिलिएंट ब्लूम के नाम से, सेल्फ बॉन्ड के नाम से था टॉपिक इसका। तो बेसिकली जो शुक्रगुजारी होती है वो मेरे काम में आपको नज़र आएगी, जो सेल्फ रेजिलिएंट ब्लूम के अंदर आपने देखी है। अब रेजिलिएंट ब्लूम बेसिकली आप जो भी काम करने लगते हो, लाइक आप कोई ऐसी मुश्किल सिचुएशन में चले जाते हो या जो भी आपने उसको दोबारा से ब्लूम करके कैसे निकला है वो शुक्रगुजारी से ही होता है, ग्रेटिट्यूड से। अब ग्रेटिट्यूड ये है कि ग्रेटिट्यूड के बाद शुक्रगुजारी के बाद आपके पास जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है वो बहुत स्पिरिचुअली बहुत जो है वो इन्हेंस होती है मेरे काम के अंदर। सारा आप देखेंगी कि बहुत खूबसूरती से मैंने जो है कलर्स के साथ और मेरे हर कलर के अंदर हर स्ट्रोक के अंदर आपको इमोशंस और फीलिंग्स नज़र आएंगी। अच्छा मरियम, ऑब्वियसली जब एक आर्टिस्ट इस सारे आइडिया को ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा होता है या थॉट प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, उसमें आपको एक सोचने में और उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत आई गेस डिफरेंस होता है। हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है और फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो जब आपने कैनवस के ऊपर अपने कलर्स, अपने स्केच जो भी आप करती हैं, जब आप उसको उतारी होती हैं तो आपके वो आइडियाज़ को रिफाइन करना वो एक आर्टिस्ट के लिए कितना चैलेंजिंग होता है और उसके लिए क्या एटमॉस्फेयर चाहिए होता है? उसके लिए ये होता है कि आपको पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। लाइक उसमें आप पूरा जब आप स्ट्रोक की काम कर रहे हो, जब आप स्ट्रोक्स लगा रहे हो, पेंट कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली आप देखना कि आपकी फीलिंग्स आप दुनिया को इस टाइम आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है आप भूल जाओगे और आप वही काम जो है वो कर रहे होगे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं कि आप इसके अलावा इस पेंटिंग और आप कैलीग्राफी भी थोड़ी बहुत करती हैं, आपने भी बताया था, तो उसके अलावा आप क्या करती हैं? अपनी प्रोफेशनल आप इसको परसू करी हैं या और भी साथ साथ कुछ? और साथ में एज ए लेक्चरर हूँ यूसीपी में, वहाँ पे मैं लेक्चरर हूँ और मैं वहाँ पे पढ़ा रही हूँ इस टाइम। और स्टूडेंट्स के साथ मेरा बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन होती है और उसके साथ जो एक मज़ा आता है पढ़ाने का और वो जो फीलिंग उस टाइम होती है कि एक टीच कर रहे हैं, आपने जो लेसन्स अपनी लाइफ में सीखे हैं आप उनको वो भी मॉरल लेसन के तौर पे
एक ऐड ऑन करके उनको बताएं ताकि वो भी ग्रूम हो सकें। अरे वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। और भी आपकी आर्ट के बारे में जानेंगे। आयशा भी चूंकि हमारे साथ मौजूद। आयशा, किचन में खाना बन रहा है, हमें पता है कि खाना बन रहा है, हम ये खाने लगे हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि हम क्या खा रहे हैं, हर एक को, कि इसमें कितने न्यूट्रिशन जो हम इसमें ले रहे हैं, क्या वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी है या हम कम खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं। यू राइट। यूजुअली क्या होता है कि एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि हमारे यहाँ पे सामने चीज़ पड़ी हुई है और उसको हम खा रहे होते हैं, बट यूजुअली क्या होता है माइंडफुली नहीं खा रहे होते। और आपको पता है बहुत सारे अवामिल शामिल हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कॉमन इश्यूज़ जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं। ओबेसिटी, अब देखें वज़न का ज़्यादा होना, कम होना, डायबिटीज़ और ये सारे जो अमराज हैं ओवरनाइट नहीं होते, इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा लंबी तवील हिस्ट्री है, ठीक है। उसके लिए मैं पीछे जाना चाहूँगी कि जैसे बचपन में आप बच्चों को शुरू से कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ दें या कौन से न्यूट्रिएंट्स का शामिल होना ज़रूरी है जो कि बाद में एक अडल्टहुड में या एडोलेसेंट एज में उसका उस तरीके से असर नहीं होता। जैसे कि कैल्शियम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कैल्शियम का या जो एक ग्रोथ है बोन्स की, डेवलपमेंट है बोन्स की, वो एक हद तक, एक टाइम तक होती है। अब हम जैसे कद का निकलना, वो हम दैट इज़ जेनेटिकली है ज़्यादा, प्राइमरीली उसका जो लार्जली इट डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक्स। एब्सोल्युटली। बट बहुत हद तक डाइट का और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें डाइट इज़ या न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ दोज फैक्टर्स। तो अब ऐसा नहीं होगा कि अब मैं कैल्शियम लेना शुरू कर दूँ, प्रोटीन अच्छा कर लूँ, आयरन अच्छा कर लूँ तो मेरा कद बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बचपन से एक तो हमेशा मैं एम्फसाइज करती हूँ टू ईट हेल्दी एंड टू फीड योर चिल्ड्रन हेल्दी डाइट, साफ सुथरी क्लीन डाइट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसमें एक चीज़ शुरू से अगर आप आदी कर दें बच्चों को कि बहुत ज़्यादा चीनी का, बहुत ज़्यादा नमक का, बहुत ज़्यादा ऑयल्स का, बहुत ज़्यादा जंक का और ट्रांस फैट का इस्तेमाल ना कराया जाए, ताकि जब वो किसी एज को पहुँचें, जैसे अब हमारे लिए किसी भी ईटिंग हैबिट को छोड़ना बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो अगर एक आदत बनी हुई होगी वो हमारे लिए आसान होगा, बजाय इसके कि हम उसको फिर उस नई सिरे से स्ट्रगल में पड़े, स्ट्रगल में पड़े और उस चीज़ को थ्रू आउट चेंज करें। अच्छा आयशा, अब हम अपनी इर्द गिर्द भी देखते हैं, जैसे हम हेल्दी डाइट, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन अफोर्ड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर वी ऑल नो कि माल न्यूट्रिशन एक बहुत मेजर इशू है। हमारे बच्चे बहुत माल न्यूट्रिशन हैं। हमारी ख़वातीन के हवाले से बात करें जो प्रेग्नेंट हैं, उनके उस सारे प्रोसेस में उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है और जिसकी वजह से आगे जनरेशन में वो चीज़ कन्वर्ट होती है। क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हमें इस आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि एक अच्छी हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकता, बट उसके बावजूद हमें इस मसले को एड्रेस करने की ज़रूरत है। सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? बिल्कुल, जैसे ये जो वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग ख़वातीन हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनको एक तो देखिए अफोर्डिंग और नॉन अफोर्डिंग एक सेकेंडरी प्रॉब्लम है। प्राइमरी है वो इस तरह से कि वो बेसिक नेसेसिटीज से ही महरूम है। अच्छी या कौन सी क्वालिटी डाइट तो बहुत बात की बात है, कुछ जो नॉन अफोर्डिंग हिस्सा है, तबका है हमारी आबादी का, वो तो बेसिक नेसेसिटीज से ही महरूम है, जिसमें बेसिक नेसेसिटीज में ज़ाहिर डाइट है, ठीक है, वो नहीं ले पाते। तो आप सोचें कि मैल नरिशमेंट तो वहाँ से अभी भी आपको पाकिस्तान के ऐसे कई और दही इलाके काफ़ी मिलेंगे जहाँ पे मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपीनिया जैसी बीमारियां जिसमें आपकी हड्डियों का भुरभुरापन और वो सब कुछ अब भी शामिल है। बिल्कुल ठीक है। वी आर डेवलपिंग कंट्री येट, बट स्टिल ये चीज़ें वो हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे स्कूल्स का, कॉलेजेस का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का रोल है कि जैसे अब स्कूल लंच प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूँ कि बहुत दफ़ा कोशिश भी हुई कि उसको इस तरीके से होना चाहिए कि स्कूल लंच वहाँ से कोई दे रहा है या कैंटीन पे जो अवेलेबल खाना है वो कैसे है, उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। एंड देन न्यूट्रिशनिस्ट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारे यहाँ पे जैसे कि एक डॉक्टर को उस तरीके से इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, क्या एक न्यूट्रिशनिस्ट या एक जो डाइटिशियन है क्या वो अपना रोल
या वो जो अपनी उसकी यूटिलिटी है वो हो पा रही है? हमें तो या अभी is तक, हाँ सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, हमें तो अभी तक यही नहीं सेंस आ रही है कि हमने अगर डाइट प्लान या कोई लेना है तो हम अपना यूट्यूब या गूगल की बजाय किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर लें। that's what I was about to say कि वो मेल नरिशमेंट और वो सारी चीजें तो फिर देखें ना, सोने पे सुहागा है, मतलब चेरी ऑन टॉप है कि एक तो आप अवेयर नहीं है एंड देन आपके पास बेसिक नेसेसिटी से आप महरूम है, फिर नॉन अफोर्डिंग वाला जो एक तबका है वो आ जाता है, तो बहुत सारे अवामिल शामिल हैं Absolutely, I एक agree. बच्चे की डाइट को ख़राब करने में, और उसके बाद फिर उसको फ़रोग दे रहे हैं किसकी तरफ, मेल न्यूट्रिशन की तरफ या मेल नरिशमेंट की तरफ। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जो उसको हम शुरू से एंड तक एड्रेस नहीं करेंगे, और ये नहीं कि हर बंदा अफोर्ड भी कर सकता है, ज़ाहिर है न्यूट्रिशनिस्ट को भी अफोर्ड करने की एक बात होती है, लेकिन हमारी स्टेट जहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम्स ला रही है वहाँ हमें डेडिकेटेड हर इदारे के अंदर, हर स्कूल के अंदर, हर जगह पे ये चीज़ को मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि हमारे पास एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हो जिसको पता हो कि जी जो चीज़ यहाँ पे सप्लाई या दी जा रही है बच्चों को उसमें प्रॉपर वैल्यू है। अच्छा, अब चूंकि हमारे साथ मरियम भी मौजूद है। मरियम, आपने अभी अपने स्पेशलिटी के हवाले से बताया कि आप वाटर कलर पेंट्स को ज़्यादा करती हैं, लेकिन जाहिर है जब आप कैनवस के ऊपर कोई भी चीज़ करना शुरू करते हैं, समटाइम्स आपकी आइडियाज़, आपकी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ तरीके से एग्जीक्यूट होती है। सो आपने जब ये बैठती हैं, कोई एक पेंटिंग या कोई एक आर्ट पीस बनाती हैं, हाउ मच टाइम आपको रिक्वायरमेंट होती है उसकी, और या फिर नहीं आप टाइम बाउंड नहीं होती, आप कहती हैं आपका जब जब दिल करेगा, जब जब होगा तभी होगा? एक्चुअली ना बेसिकली ये होता है कि आपके मूड्स पे डिपेंड करता है। मूड्स पे, ओके। दूसरा ये कि जिस टाइम आपको दिल कर रहा हो ये काम करने को, उस टाइम स्ट्रोक्स बहुत अच्छे और बहुत अच्छी पेंट होता है आपसे। और दूसरा ये एक और चीज़ मैं ये ऐड ऑन करूँगी यहाँ पे कि आप जब भी कोई भी एक पेंटिंग, टाइम नहीं होता इसमें, आप टाइम काउंट नहीं करते कि किस टाइम पे जाके इसको आपने फिनिश करना है, किस टाइम पे आपने इसको फिनिश करना है। ये जब आपका जब होता है ना कि आपने इसको करना है, जब आपका दिल करता है तब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मरियम के लिए कौन सा ऐसा टाइम होता है जब मरियम अपनी आर्ट को या उस चीज़ को कर रही होती है? मेरे लिए जो होता है ना वो रात का टाइम होता है, लाइक 3 से सुबह के टाइम जो फजर से पहले का होता है, वो टाइम मेरे लिए बहुत बेस्ट टाइम होता है काम करने के लिए। लवली। अच्छा मरियम, आपके बहुत सारे आर्ट पीसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, हमें बताएं इनके बारे में, जैसे रेजिलिएंट ब्लूम के हवाले से ये सारी आपकी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा कोई भी पेंटिंग को लेकर एक्सप्लेन करें। जैसे ये हार्ट में है और उसके ऊपर जो फ्लावर्स आपको सनफ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, आप एकदम जब ब्लूम होके निकलते हो तो आपका जो एक रेज हैं वो जो निकलती हैं शुक्रगुजारी के बाद, वो इस तरह से उसके अंदर इन्हांस हुआ हुआ है, और जो इसके लाइंस आपको क्रैक्स नज़र आ रहे हैं उसमें गोल्डन कलर का आपको पैच नज़र आ रहे होंगे कि वो जुड़ते हुए एक जो है वो न्यू जो है वो ब्लूम करता हुआ हार्ट जो है वो आपको नज़र आएगा, उसमें रेजिलिएंट ब्लूम में नज़र आ रहा है। लवली। और इसके आगे भी आपके कुछ पेंटिंग्स पड़ी हैं, इनके बारे में भी बताएं। इसमें भी जो फर्स्ट वाली ये जो पेंटिंग है इसमें भी मैंने इसी चीज़ को ही इन्हेंस किया है, ब्लूम को, रेजिलिएंट ब्लूम को। और जो यहाँ पे आगे आपके पास पड़ी हुई हैं ये भी सारी जो है पेंटिंग्स थ्रू आउट, जो इसमें एक पूरा हमने आपको पहले बताया ना कि शुक्रगुजारी पे सारा काम है, उसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है उससे एक पूरी मैंने सीरीज़ बनाई थी। अच्छा, ये सीरीज़ का हिस्सा है। तो शुक्रगुजारी आपकी अपनी पर्सनालिटी में कब आई, जब आपको ये आइडिया भी आया? जाहिर है ये भी एक प्रोसेस होता है, ये एकदम से नहीं आती है, इट टेक्स टाइम, या फिर एकदम से आपको कोई चीज़ क्लिक करती है कहीं ना कहीं? समटाइम्स होता है कि पहले आप कुछ और तरह के होते हो, फिर एक ऐसी सिचुएशन से जब आप गुजर जाते हो तो आप में ऑटोमेटिकली एक ठहराव आना शुरू हो जाता है। आई एग्री। ठीक है, वो जो ठहराव आता है तो वो चीज़ आपके काम में, आपके स्ट्रोक्स में, आपकी हर चीज़ में, आपके पहनावे में, हर चीज़ में वो चीज़ नज़र आती है। तो ये चीज़ टाइम टू टाइम मेरे साथ हुई थी और टाइम टू टाइम मैं थोड़ा चेंज हो गई, इवॉल्व किया आपकी पर्सनालिटी में। अच्छा मरियम, समटाइम्स लोग, हमने देखा है कि इवॉल्व कर रहे होते हैं तो उनका स्पिरिचुअली कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। इट हैपेंड विद यू एज वेल? ओह वाओ, लवली। तो आप अपने स्टूडेंट्स को बताती हैं, वो चीज़ कम्युनिकेट कर पाती हैं? बिल्कुल कम्युनिकेट कर पाती हूँ, और मैं उनको बताती हूँ, उनको वो लेसन्स, जो वो मॉरल लेसन या वो कोई ऐसी टिप या कोई ऐसी बात मैं उनको ज़रूर कहती हूँ हर लेक्चर के बाद, जो उनकी आगे ज़िंदगी में उनको ग्रूम करने के लिए काम आती है। हमें भी कोई बात बताएं ऐसी बात ये कि आपका जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था जिसमें आपको लगा, दो कि प्रोसेस आपने कहा कि ऐसे फेस से गुजरी हैं सिचुएशन से, बिकॉज कि आप के अंदर ना ट्राई करना चाहिए चीज़ों को। आप जब ट्राई करते रहते हो एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ, जब एक चीज़ पे चलते रहते हो तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो। तो उसमें मुस्तकिल मिजाज रहना बहुत ज़रूर है। मुस्तकिल मिजाजी ये बड़ी ज़रूरी है और बहुत सारे लोगों में नहीं होती है, ये आई एग्री। अच्छा आयशा, अब हमने क्या खाना है, बच्चों को क्या देना है,
और ख़ुद अपनी डाइट पे ख़वातीन ख़ास तौर पे जो कि प्रेग्नेंट है या वैसे भी जिनकी एज इस तरह की है कि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बड़ी मुख्तलिफ हैं, कैसी डाइट और कैसी हेल्दी लाइफस्टाइल हम अपना सकते हैं? बच्चों में शुरू से आप कैल्शियम का, आयरन का, ये मिनरल्स हैं, मिनरल एलिमेंट्स में कैल्शियम और आयरन का ख़ास तौर पे इस्तेमाल अगर शुरू से ज़्यादा करा दिया जाए तो बेहतर है। दूध में कैल्शियम है, आयरन जैसे आपको पता है गोश्त में, एनिमल प्रोडक्ट्स जितने भी है, गोश्त किसी भी तरह का हो, आजकल के मौसम में फ़िश है, आप फ़िश दे सकते हैं, ठीक है। लेग्यूम्स का, लेंटिल्स का, दालों का इस्तेमाल शुरू से बच्चों को ज़्यादा कराया जाए। देन प्रोटीन बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के स्केलेटल उसके लिए, ठीक है, जो ढांचा है, यानी वो शुरू से जब अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा तो बाद में मसाइल उतने कम होंगे जो रिलेटेड बीमारियां हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर शामिल करें। बड़ों के लिए जनरल डाइट में सब तरह की अच्छी एक बैलेंस्ड मुतवाज़न ग़िज़ा ज़रूरी है। ये मिथ है कि जी आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स डाल दें, बहुत ज़्यादा कार्ब्स निकाल दें या बहुत ज़्यादा कार्ब्स ऐड कर दें। एक बात जो कि मैं हमेशा निगेट करती हूँ कि ये जो XYZ डाइट्स हैं जिसमें कीटो आ गई, फलां आ गई, जो ट्रेंडी डाइट्स चल रही होती हैं, फैट्स चल रही होती हैं, दे हैव नो सिग्निफिकेंस, दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली हेल्पफुल, या आप कहें कि वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो चीज़ भी इस्तेमाल होती है या जो हमारे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने हिसाब से कि हम जहाँ रहते हैं जहाँ का स्टेपल फूड ही स्टार्चेस है, फाइबर है, रोटी है, चावल है, आप अगर उनको छोड़ देंगे आपकी लाइफ में इश्यूज आएंगे। तो आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जो कि अननेचुरल हो या लॉन्गर रन में फॉलो ना की जा सके। बैलेंस इज द की। हम इस पे और भी बात करेंगे कि हम नेचुरल सोर्सेज से कैसे अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं, ना कि हम अल्टरनेट फूड्स और सप्लीमेंट्स इनके ऊपर जाएं या डाइट्स को ऑप्ट करें। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैंने कहा से आने और मैं इशारे कर रही हूँ किधर किधर। अच्छा कभी कभी ना मुझे डर लगता है मैं ऑन ऑफ एयर ऐसे इशारे हाथ उठा के और PCR में बातें कर रही होती हूँ, ऑन एयर ही ना आ जाए, मुझे वैसे कभी कभी डर लगता है, लेकिन अल्लाह खैर ही करेगा। किचन में जाएंगे, खुशबू आ रही है और मैं कह रही हूँ कि मुझे किचन के साथ बिठा के इंतज़ार करा के और इतनी ज़बरदस्त खुशबू से जो कह लें ना मैं परेशान हो रही हूँ कि क्यों क्या बन रहा है खलील साहब। चिकन की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, आपने मैरिनेशन में क्या डाला था मुझे ये बताएं। इसमें मैंने पहले तो एक मस्टर्ड पेस्ट डाली है और उसके साथ इसमें मैंने नमक डाला और काली मिर्च और ऑयल के साथ उसको मैंने पेस्ट करके उसके बाद इसकी मैंने मैरिनेशन कर ली और इसको 30 मिनट के लिए इसको मैंने रखा था। और अब आप इसको फ्राई कर रहे हैं? जी मैम। अच्छा बहुत सारे लोग स्टेक फ्राई की जगह एयर फ्राई करना चाहते हैं, तो ये सेम होगा टेस्ट? नहीं, ये इसमें जो एयर फ्राई है इसमें जूसी पानी इसमें रहेगा, अगर उसमें करेंगे तो उसका जो जूसी पानी है वो खत्म हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा। जाहिर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे वैसे ये बताएं कि आपकी YouTube चैनल के ऊपर जब आप रेसिपीज बता रहे होते हैं जी मैम, तो मैंने देखा ये बहुत ईजी और आप सादा रेसिपीज बताते हैं जो लोगों के लिए कन्वीनियंस के लिए हो। क्या लोगों की ऐसी डिमांड होती है कि उन्हें सिंपल चाहिए, इजी? जी बेसिकली मैं गांव से हूँ, एक पेंडू आदमी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पे फ़ख्र है। तो मेरी जो ज़ुबान है वो इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी मिक्स है। बिल्कुल ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेरी जो बेसिक मेरी ज़ुबान यही है, तो स्टार्टिंग में मैं इसको लेके चल रहा था, मुझे परेशानी हो रही थी, तो मैंने इसमें सीखना शुरू कर दिया कि मैं प्रॉपर उर्दू में आऊँ। ठीक है। तो मुझे एक दो जिस तरह आप एक दो अच्छे लोगों ने मुझे बताया कि जो आपकी ये बेसिक है इसके ऊपर है। बिल्कुल सही बताया। अब मुझे यहाँ पे आके मुझे एहसास हो रहा है कि जो मैं लफ्ज़ बोलता हूँ अंडा है, उसको मैं एग नहीं कहता, उसको मैं अंडा कहता हूँ। तो वो देखने वाले को बहुत ईजीली वो समझ आ जाती है। कुछ हमारे फॉलोवर ऐसे हैं जिनको बिल्कुल जो इंग्लिश है उसको नहीं समझ आती, ये जो कुकिंग की ज़ुबान है। आप ये जो बस सही बात कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स हम भी जब YouTube वीडियोस देख रहे होते हैं या कोई रेसिपी देख रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे सामान की अंग्रेजी के अंदर बात हो रही होती है जो मुझे भी समझ नहीं आता, तो ये आप बहुत अच्छा करते हैं। जी इसकी जो बेसिकली ना ये जो कुकिंग की एक इसकी अपनी ज़ुबान है, तो इसलिए मैं इसको जिस तरह भी इसकी खुशबू आ रही तो इसको मैं अरूमा कहूँगा कुकिंग की ज़ुबान में। तो आम बंदे को ये समझ नहीं आती कि अरूमा क्या है। हाँ, मैं शेफ़ हूँ तो मुझे भी कई ऐसे लफ्ज़ हैं जो कुकिंग के मुझे नहीं आते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आसान लफ्ज़ और सादा लफ्ज़ के हर बंदे को इसकी समझ आए। तो मेरे 1 महीने में मेरे 1 लाख फॉलोवर मेरे वो इंक्रीज़ हुए हैं। मैं समझता हूँ कि पहले नंबर पर मेरी वालदा की दुआ है, अगर माँ जी आप देख रहे हैं तो। और दूसरा ये कि
जो मेरी ये बेसिकली जो मैं पंजाबी बोलता हूँ ना, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक महीने में मेरे 1 लाख फॉलोवर जो है मेरे वो इंक्रीज हुए हैं। तो माशाल्लाह दिन ब दिन वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आपको अपनी लैंग्वेज, अपना इलाका, अपनी बातें सब ओनरशिप लेने की ज़रूरत है। इसमें आप अगर ज़बरदस्ती कुछ भी करने की कोशिश करेंगे लाइफ में तो वो आपके लिए स्ट्रगल ही होगा। और ये बड़ा अच्छा तरीका है आपका। हमने कुछ वीडियोस ज़ाहिर है आपके आने से पहले देखी भी थी, वाकई बड़ी सिंपल सादा ज़बान में आप बता रहे हो, ये अच्छा लग रहा है कि लोग रिलेट कर पा रहे हैं। तो आपकी अब तक की सबसे बेस्ट रेसिपी जो आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हो? वो मुझे क्लब सैंडविच की और ये चिकन स्टेक की, ये मेरी फेवरेट डिश है। फेवरेट डिश है और इस पर रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है। और मैंने काले चने, एक सिंपल रेसिपी है काले चने की, तो मुझे जब मैं रेसिपी वो शेयर कर रहा था तो मुझे उसके ऊपर यकीन था कि ये रेसिपी मेरी निकलेगी। अब काले चने सिंपल रेसिपी है, सिंपल है। अब मैंने उसको शेयर किया तो उस पर 8 मिलियन मेरे वो इंस्टाग्राम पे मेरे उसके व्यू उसमें ऐसा क्या था, मतलब क्या ऐसी स्पेशलिटी थी कि लोगों ने बड़ा पसंद किया? उसमें ये चीज़ थी, जो काले चने हैं वो हर बंदे को बनाने नहीं आते, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा, तो मेरे जो साथ शेफ भी हैं उनको भी नहीं आते थे। उसमें मुझे इस चीज़ का यानी कन्फर्म यकीन था कि ये रेसिपी निकलेगी। तो वही बात हुई, तो वो 8 मिलियन पे सिर्फ चने, काले चने सिंपल रेसिपी वो 8 मिलियन पे चली। क्या बात है, सिंपल चीज़ें ऑलवेज वर्क। अच्छा मुझे बताएं, आपका यूट्यूब चैनल का नाम बहुत सारे लोगों को बताएं, जिस चैनल का आपका नाम क्या है, आपकी बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रेजेंस है? जी मैं पहले नंबर तो मैं जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया था, तो मेरी 1 हफ्ते में जो लौरी चने की 1 लाख पे उसकी वो व्यू चले गए उसके ऊपर। तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, मैंने किसी से सीखा भी नहीं था, तो इसको रेगुलर रहना इसके ऊपर। तो मैंने 1 हफ्ते बाद पोस्ट करनी, 2 हफ्ते के बाद पोस्ट करनी, तो उसका वो जो बैलेंस है ना वो मैं नहीं रख सका। ठीक है। तो फिर इस तरह चलते चलते मेरे पास एक मेरा स्टूडेंट आया साद चौधरी, वो बेसिकली वो टिकटॉकर था, तो उसके साथ मेरी गपशप हुई। तो उसने मुझे बताया कि शेफ जी आप इसको अगर आपने करना है तो आप इसको रेगुलर करें, आप इंस्टाग्राम जो शॉर्ट वीडियो इसका ट्रेंड चल रहा है तो आप इसके ऊपर करें। तो मैं फिर यूट्यूब से मैं इंस्टाग्राम की तरफ आ गया। ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे मेरी चिकन बिरयानी वाली 1 हफ्ते में वो वीडियो मेरी निकल गई। उसने मुझे एक बात बताई कि इसके ऊपर आपने रेगुलर रहना है। तो अब मेरे 2,20,000 मेरे फॉलोवर हो गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मैं कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये सारे मामले में मैं बार बार एक ही लफ्ज़ कहूँगा, वालदा। अच्छा, अरे वाह माशाल्लाह, माँ बाप की दुआएं तो डेफिनेटली बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। शेफ खलील के नाम से ही आप करते हैं अपना? जी मेरा यूट्यूब भी शेफ खलील के नाम से, इंस्टाग्राम भी शेफ खलील के नाम से, और टिकटॉक भी शेफ खलील। क्या बात है। तो ज़रा हमें जल्दी से सॉस की रेसिपी भी बता दें। जी ये जो सॉस आपने बनाई हुई है इसकी क्या रेसिपी है जी? जी ये बेसिकली तो ये चिकन स्टॉक की बनती है, इसके ऊपर 5 घंटे लगते हैं जो अच्छी रेसिपी बनाते हैं। तो इसको मैंने ये डेमी ग्लेस इसमें मैं यूज़ करूँगा, इसमें मैं गार्लिक जो चॉप इसमें यूज़ करूँगा, और इसमें मैं काली मिर्च इसमें यूज़ करूँगा, बस सिंपल। इसमें सिंपल आप कर रहे हैं। जी इसमें ये है कि हर बंदे का टाइम भी कम होता है, शॉर्ट टाइम होता है, तो इसमें ये इजीली बन जाती है, उसका टेस्ट भी अच्छा है। ठीक हो गया, आप कंटिन्यू करें, हम आपकी प्रेजेंटेशन पे भी आते हैं, हमारे पास दीगर लोग भी मौजूद हैं। ये जो आप आयशा भी स्टेक बनती देख रही हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना उनको इस तरह की चीज़ें खानी होती हैं, उसके लिए वो कहते हैं डाइन आउट करना है। तो ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं जो आप घर पे भी दे सकते हैं। while listening to you I was thinking the same कि ये घर पे भी आप बना सकते हैं, बच्चे ही क्यों बड़े भी खा सकते हैं। अगर आप उसकी थोड़ी सी क्रीम वाला जो पोर्शन है वो आप कम कर लें, जो वेट वॉचर्स हैं या जिनको एक्स्ट्रा कैलोरीज अवॉइड करनी है, क्योंकि जो सॉस है उसमें मैदा वगैरह और दीगर अशिया का इस्तेमाल होगा। बच्चों को हाउएवर आप बिल्कुल दे सकते हैं, प्रोटीन है, आयरन है। अब वो चाहे मीट में वाइट की हो या रेड मीट का स्टेक हो, इक्वली हेल्पफुल है, बिल्कुल, और फुल ऑफ न्यूट्रिशन भी है। जबरदस्त। साथ आप अगर वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सौते कर लें और आइए हमें सौते वेजिटेबल्स भी साथ दे रहे हैं, बिल्कुल एक अच्छी बेहतरीन अच्छा हेल्दी मील है जी। आपको हमने बता दिया इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी, और ये किचन में जो बन रहा है। मरियम आप मुझे लेकिन 100 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना, वो पता चले कि वो 200 ग्राम 300 ये ग्राम थोड़ा इत्तेदाल से हौला हाथ रखना है। अच्छा मरियम मुझे आप बताएं, आप कुकिंग वगैरह करती हैं? हाँ, मुझे कुकिंग का शौक भी बहुत है, और प्लस ये कि मुझे खाने का भी बहुत खाने का भी शौक है। आपको बात नहीं, लाहौरी में हम सबको खाने का बहुत शौक है, खाना पकाना आते हैं, हम खाते हैं जरूर। और मेरी फेवरेट
जो डिश है वो यही है जो ये बना रहे हैं। ओए होए, हाँ, चले वैसे भाई, मैं आज restaurants में मरियम कभी की जाऊँ पसंद ना की तो मैं डिश यही ऑर्डर करती हूँ। मैं भी यही ऑर्डर करती हूँ। सेफेस्ट ऑप्शन और है। यू नो कि हाँ, मैंने ये safe विन है, भी किया exactly. था। मैंने अपनी एक कंपनी में काम करती थी, वहाँ पे एक्टिविटी होती थी हमारी, डिफरेंट हाँ। एक्टिविटीज़ होती थी, तो उसमें ये मैंने स्टेक बनाया था, उसमें सेकंड पोजीशन आई थी मेरी। ये अब इसका मतलब आप आर्टिस्ट खाने के मामले में भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, सैटरडे को आपका सोलो एग्जीबिशन होने जा रहा है, कुछ उस एग्जीबिशन के हवाले से बताएं, कहाँ पे हो रहा है, कितनी एक्साइटेड है और क्या उसका थीम है? एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, और दूसरा ये कि उसमें इम्प्रोवाइजेशन थ्रू नेचर पे है, जो थ्रू आउट काम जो मेरा वाटर कलर और इंक पे है वो काम किया हुआ है मैंने। और प्लस ये कि उसमें जो है सैटरडे को 3 o'clock है, 3 PM, और ओपरा आर्ट गैलरी में है। ओपरा आर्ट गैलरी में, ठीक है, बिल्कुल, वहाँ 3 पे है। o'clock जी। सैटरडे, ओके परफेक्ट। तो उसमें अब आपके और आपने जो इनवाइट्स वगैरह हैं, क्या आपके स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं? क्या वहाँ पे स्टूडेंट्स, डिफरेंट जो आर्ट से रिलेटेड कम्युनिटी है वो भी, और सारे लोग जो है वो आ रहे हैं। आप भी आइएगा। मैं आऊंगी इंशाल्लाह, आपने I'll try जरूर my आना। level best कि मैं ज़रूर आऊँ और आपकी एग्जीबिशन देखूँ। अच्छा मरियम, मुझे बताएं कि समटाइम्स जब आप इस तरह के एग्जीबिशंस कर रहे होते हैं, अपनी आर्ट का डिस्प्ले कर रहे होते हैं, आई एम सॉरी बट बहुत सारे लोग मेरे से ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आ रही होती एक आर्ट क्या है, एक आर्टिस्ट का समझ आइडिया नहीं क्या आ है, कि मतलब आर्ट को समझना भी एक आर्ट है। मुझे लगता बिल्कुल, है आर्ट को हर समझना कोई एक नहीं आर्ट है, समझ हर कोई नहीं समझ सकता। कभी कभी सकता। आपको गुस्सा आता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, ये लोग कितना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं मेरी आर्ट को। फॉर ग्रांटेड नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे अभी तक जो मैंने काम किया हुआ है, या जो इंटरनेट पे मेरा काम है, सोशल मीडिया पे, वहाँ से मुझे अप्रिसिएशन ही बहुत ज़्यादा मिली है। माशाल्लाह, और जबरदस्त। मैंने काम भी किया है, मैंने कमीशन वर्क भी किया है जिसमें मैंने सेल आउट भी किया है। अभी मेरी इसी में से रिलेटेड एक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कैलीग्राफी में लिखी हुई थी, वो मेरी सेल आउट हो गई, मतलब कि सोल्ड था वो मेरा काम ना। तो वहीं से स्टार्ट मैंने लिया था, और वहीं से स्टार्ट लेते लेते पूरी सीरीज़ जो है वो, एक फ्लावर आपको नज़र आएगा, पूरे हर पेंटिंग के अंदर एक फूल बना हुआ है, गुलाब का फूल बना हुआ है, और सनफ्लावर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इनका दोनों फ्लावर्स का एक स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अल्लाह के साथ भी। अगर आप देखें, आप स्टडी करें इसको, जो आपको काफ़ी कुछ स्पिरिचुअली और ग्रेटिट्यूड पे जो है वो चीज़ नज़र आएगी उसके अंदर। क्या बात तो इस तरह की चीज़ें हैं। और प्लस ये कि कुकिंग की जो आपने बात की, तो कुकिंग, आई लव कुकिंग। ओह लवली लवली। अब Cooking, अगली बार हम मरियम को एज आर्टिस्ट नहीं बुलाएंगे, एज अ शेफ बुला लेंगे। हम मरियम को कहेंगे हमारे किचन में आए, हमारे लिए कुछ बनाए। ठीक है, मैं आप जो आप कहेगी मैं अरे आपको बना वाह, के अच्छा खिलाऊंगी। मरियम, इन द एंड मुझे ये बताएं कि अभी आपकी जो एग्जीबिशन के अलावा भी आपने कभी सोचा है कि आप इंस्टाग्राम वगैरह पे जो आपके आर्ट वर्क को लोग पसंद करें, आप इसको प्रोफेशनली, जैसे आपने कहा, कमीशन बेस्ड काम करें, या आप कर रही हैं अभी? नहीं, कर रही हूँ। कर रही हैं? कर रही ओह हूँ। लवली काफी लवली। देर तो से कैसा कर रही हूँ। रिस्पॉन्स है उसका? अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा रिस्पॉन्स है। इन द एंड बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं जो आपके आर्ट को देखना चाहते हैं। अपने इंस्टाग्राम हैंडल, अपने सोशल मीडिया के हवाले से बताएं, और कोई भी मैसेज देना चाहे, कैमरा इज ऑल योर्स। मेरा जो है वो मैसेज ये है कि कभी भी लाइफ में जो है नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी आपके पास कोई भी आप मुश्किल में हो या किसी भी प्रॉब्लम में फेस कर रहे हो, लेकिन कभी भी जो है ना होपलेस नहीं होना। हमेशा आपने इतनी अपनी होप को बढ़ा के रखना है कि आपको लगे कि अल्लाह जो है वो हर चीज़ में आपके साथ है, और साथ साथ ही आपके जो होप होती है ना, उससे आपके अंदर एक जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, और शुक्रगुजारी के साथ जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, तो प्लस ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो आपको एक पॉजिटिव वे में एक लाइफ को दिखाने के लिए जो लीड है करने वो का मौका मिलता है। और lead करने का मायूसी मौका तो मिलता वैसे है। भी हमारे बिल्कुल रिलीजन ऐसे में भी है। गुनाह करा दिया कि बिल्कुल। मायूसी गुनाह है। आप ना मायूस ना हो, और बिल्कुल। ऑप्टिमिस्टिक रहना लाइफ में जी, बड़ा optimistic रहना जरूरी बहुत है। ज़रूरी है। आयशा, कुछ आपने खाने पीने के हवाले से, डाइट के हवाले से हमारे देखने वालों को कुछ कहें? बैलेंस रखें, बी वेरी नॉट लिमिटेड, रादर आप अपने ऊपर किसी चीज़ को हराम ना करें, हर चीज़ खाएं, लेकिन मयाना रवि के साथ। और एज मरियम सेड कि पॉजिटिव अप्रोच ज़रूरी है, वो चाहे डाइट में हो या लाइफ में हो, क्योंकि यू आर व्हाट यू ईट एंड यू विल इवेंचुअली बिकम व्हाट यू ईट. So it's very important to have a balanced, healthy diet with a little bit of exercise, और अपने ऊपर ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को भी रखें कि आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में, जिसमें ज़ाहिर है बाहर निकलना, सैर व तफरी करना, वॉक शॉक को इनकॉर्पोरेट करें, और हर तरह का फल सब्जी और बाकी सारी चीज़ें खाएं। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत शुक्रिया। मरियम, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी, तो ये जो कुछ फाइनल प्रेजेंटेशन है ये भी आपको दिखाऊंगी, और कुछ 2 स्टोरीज है मेरे पास, वो भी आपसे शेयर करूँगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। किचन में खाना ऑलमोस्ट बन चुका है। शेफ खलील कुछ उसमें सॉस को कर रहे हैं, तो हम ज़रा इनसे जान लेते हैं। फ्राई कर लिया आपने चिकन, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? जी मैंने अभी ये मैं सॉस बना रहा हूँ, ये ब्राउन सॉस बना रही है, ये तकरीबन रेडी हो गई है। ये भी इसको आपने कितनी देर हीट किया और पकाया? इसको मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के उसके बाद इसमें मैंने गार्लिक चॉप डाला है, उसके बाद इसमें मैं डेमी ग्लेज कर ली। इसको मैं 5 मिनट के लिए इसको मैंने स्लो आग पे पकाया। तो ये देखें, ये माशाल्लाह ये थिक होगी, थिक हो जाएगी और इसके बाद ठीक है। जी जी मैम। अच्छा, हम इसको चिकन को इसमें कुक भी करेंगे या ऊपर सिर्फ ड्रेसिंग करेंगे? मैंने ये प्लेट है, इसके लिए इसको मैंने गर्म कर लिया है, उसके ऊपर इसकी सर्व करेंगे तो ये गर्म ही रहेगा मैम। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप बहुत सारे लोग आपको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, आई एम श्योर आपकी एक बड़ी अच्छी फॉलोइंग है, लेकिन बहुत सारे लोग आपको पहली दफ़ा भी देख रहे होंगे। कुछ भी उन्हें कहना चाहे अपने चैनल के बारे में, अपनी डिशेज़, अपनी रेसिपीज़ के बारे में? जी जी। सबसे पहले जो सीखने वाले हैं, जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो पहला जो कदम है वो आपकी वालदा है। अपने घर से शुरू करें, अपनी वालदा से शुरू करें, वही आपका पीर है, वही आपका मुर्शद है। तो जब आप वालदा से शुरू करेंगे तो आप कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं रुकेंगे, ये मेरा यकीन है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अब ज़रा फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ भी आते हैं। जी जी। और ताकि हमें इसकी शक्ल, जितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आई एम श्योर के टेस्ट भी उतना अच्छा ही करेगा, क्योंकि इनकी रेसिपीज़ के हवाले से कहते हैं जी बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ बनाते हैं, बड़ी सिंपल होती हैं। आज की स्टेक भी इट्स वेरी सिंपल, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं था और बड़े आसानी से उन्होंने बताया भी। सो अब क्या प्रोग्रेस है जी? जी तैयार है मैम। तैयार है, बस आप सर्व करें इसको। जी जी मैम। हम कैमरा इसको कैप्चर भी कर लेगा। मीनवाइल सॉस आएगी। पहले चिकन, मैरिनेटेड चिकन को उन्होंने फ्राई किया, उसकी खुशबू मैरिनेशन की पता नहीं बहुत अच्छी आ रही थी मुझे, तो आई थॉट कि अब इसमें क्या होगा। अच्छा, आप बताएं मुझे, बहुत सारी खवातीन जो होती हैं वो कहती हैं जी हाथ में जायका होता है। नहीं नहीं मैम, हाथ में जायका नहीं होता, जो आपकी टेक्निक है उसके ऊपर उसमें टेस्ट होता है। ओके, टेक्निक होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। खाना बनाने की, जब आप खाना बनाते हैं तो पहले आप अपनी सारी वो चीज़ें तैयार करके रख लें, उसके बाद आप चूल्हे पर खड़े हों, जब स्टार्ट हो तो एंड भी चूल्हे के ऊपर ही ख़त्म कर दें, तो आपके वो खाने में खुद ब खुद टेस्ट आएगा। हाँ, नॉर्मली हम प्रैक्टिस ये होती है कि जब खाना बना रहे होते हैं ना, बीच में कटिंग कर रहे हैं, बीच में सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा कुछ जी उससे प्रॉब्लम होती है। जी जी। एज ए शेफ आप क्या टिप देंगे खवातीन जो आपको इस वक्त देख रही हैं, कि आपने खाने में क्या चीज़ें जिससे जायका आता है? जी, खाने में आपने ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने, आपने सिंपल जो बेसिक मसाले होते हैं, जिस तरह नमक और लाल मिर्च, ये चीज़ें हैं, तो इसी में टेस्ट होता है, इसको आप ले चलें, ज़्यादा मसाले आप यूज़ नहीं करें। ठीक हो गया, ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करने, कम मसालों का इस्तेमाल करना है। अब इस पे डालने लगे हैं आप सॉस, राइट? जी मैम। प्लीज़ आप कर दें, हमारे पास टाइम भी चूँकि कम है, मैंने जाते जाते एक स्टोरी भी बतानी है। ओके जी, इसकी प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गर्म हो चुकी है मैम। अच्छा, ये हॉट प्लेट आपने गर्म किया ताकि, क्योंकि स्टेक आपने देखा ना बड़ी सिजलिंग हॉट सी आती है आपके आगे, और उसका यही होता है कि उसको ये पैन को गर्म करते हैं और उसके बाद उस पर स्टेक सर्व करते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल स्टेक आपको मिलने वाली है आज देखने के लिए, क्योंकि हम ट्राई करेंगे इसको आज। ये वेजिटेबल को भी मैंने सौते कर लिया था पहले। अच्छा, वेजिटेबल को सौते किया था और अब ओह वाओ। इसके साथ ऑप्शनल होता है, आप मैश पोटैटो भी कर सकते हैं इसमें, और भी जो आपकी मर्जी है इसमें वो कर सकते हैं, वो चीज़ें जो ऑप्शनल होती हैं। जी में कुछ पोटैटो वेजेस भी होती हैं अक्सर। ओके, अब इस पे चिकन आएगा और साथ में आएगी सॉस। ये देखें जी, प्रेजेंटेशन हो गई है और अब आएगी इसके ऊपर सॉस। वेरी गुड। आप इसको वार्म कर रहे हैं सॉस को? जी जी मैम। ओके, ये जिस तरह से बॉईल करिए, इट मींस पैन खासा हॉट था जिसके ऊपर ये सॉस आई है। ये बहुत ज़बरदस्त है और इजी भी है, बिल्कुल आसान है। इसमें देखिए, इसमें कोई भी हमें वो परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से बना ली, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। आप टेस्ट करके देखें। अभी हम ऑफ एयर ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच शेफ खलील, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिए। इनका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है शेफ खलील के नाम से, वहाँ जाएं, आपको बड़ी सिंपल बहुत अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो आपके घर पे आप इजीली ट्राई भी कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी,
लेकिन इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। लेकिन जाते जाते एक अफसोसनाक ख़बर है जो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता जो तबला नवाज हैं जाकिर हुसैन साहब, 73 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। दिल की तकलीफ़ के बायस सैन फ्रांसिस्को के एक हॉस्पिटल के अंदर वो ज़ेर इलाज थे, जहाँ उनकी हालत बिगड़ी और उसके बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनको एक ट्रिब्यूट है हमारी जानिब से, आपको वो ट्रिब्यूट दिखाते हैं और मैं आपसे मिलूंगी कल।